डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये पहली वीडियो है, पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की तरफ पढ़ेंगे, यानी जीरो से हीरो की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट आगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो को समझेंगे, रेशियो क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के कितने टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। कंबाइनिंग ऑफ रेशियो, रेशियोज को कैसे कंबाइन किया जाता है, दो अगर रेशियो हैं तो उनको कैसे कंबाइन किया जाएगा। कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप इसी का सेक्शन है। सम स्पेशल क्वेश्चन, सम स्पेशल क्वेश्चन का मतलब है यहां पर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर 4 kg है और हमारे पास जिंक है 2 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक रियल वैल्यू ले रहा हूं जस्ट एग्जांपल के लिए। तो हमारी एलॉय कितनी होगी, इनका मिक्सचर, मिश्रित धातु कितनी होगी, ये दोनों धातु हैं, कितनी होगी, यानी कि ये मिश्र धातु को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कॉपर और जिंक मिला रहे हैं तो वो पीतल होगी। क्लियर है, क्या होगी, पीतल होगी। तो ये पीतल कितनी तैयार होगी, कितनी तैयार हो सकती है, 6 kg। क्यों, क्योंकि कॉपर हम 4 kg ले रहे हैं, जिंक 2 kg ले रहे हैं, तो एलॉय कितनी होगी, 6 kg। दिस इज द रियल वैल्यू। अभी मैंने रेशियो की कोई बात नहीं की है। अगर हम इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करें तो कितना होगा, 4 kg रेशियो 2 kg एंड 6 kg। तो ये क्या है, रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं, अब आपको यहां पे एक बात बता दें कि रेशियो में ऑलवेज वे वैल्यूज, उन वैल्यूज का कंपैरिजन किया जाता है जो सेम यूनिट की होती है, यानी सेम मात्रा की होती हैं। इसीलिए मैंने सभी को केजी फॉर्म में लिया है। अगर लीटर में लेना होगा तो सभी लीटर में लेना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉपर को हमने ले लिया 4 kg और यहां पर दूध को मिला दिया, मैंने मिल्क को मिला दिया। हमें पता है मिल्क को किस में मेजर करते हैं, लीटर में, तो मैंने 3 लीटर ले लिया। तो दिस इज नॉट, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी कॉपर का मिल्क के साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मात्रा कैसा है, अलग अलग है। तो ये रेशियो नहीं रिप्रेजेंट हो सकता। आप इस बात पे गौर करना अच्छे से, ठीक है। ये बात रेशियो में अप्लाई नहीं होती। सेम यूनिट की चीजें जो है कंपेयर की जाती हैं। तो यहां से हम देखेंगे, अगर इसे सिंप्लीफाई करें, केजी को काट दें, कॉमन है ना इसलिए, तो ये 4, 2 और ये 6। आगे और भी सिंप्लीफाई हो रहा है। ये नंबर्स जो है 2 से डिविजिबल हैं, ये जो टर्म्स हैं रेशियो के, तो 2 एंड ये 1 और ये 3। क्लियर है। तो यहां से हमने देखो, ऑब्जर्वेशन हमें यह मिली है, जब हमारी रियल वैल्यूज थी, या कॉपर 4 kg था, यानी कि हम यहां से कंपैरिजन में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि कॉपर जो था जिंक से कैसा था, डबल। क्लियर है, डबल था। या हम ये भी कह सकते हैं कॉपर का वैल्यू जो है जिंक से ज्यादा था, या फिर एलॉय की वैल्यू जो है जिंक से और कॉपर से दोनों से ज्यादा थी, या इन दोनों का मिला के एलॉय थी, मिश्र धातु थी, यानी पिकल थी। क्लियर है। तो यही कंपैरिजन हमारा बरकरार है। जब हमने इसको रेशियो में रिप्रेजेंट किया तो भी कॉपर कैसा है, जिंक से ज्यादा या डबल है, या पीतल जो है दोनों को मिला के है। क्लियर है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई और आगे सिंप्लीफाई किया नंबर के साथ, तो भी इसका कंपैरिजन कैसा है, सेम है। तो कुल मिला के कोई भी वैल्यू हो, चाहे रेशियो वैल्यू हो या रियल वैल्यू हो, तो उसका कंपैरिजन कैसा रहता है, सेम रहता है। चाहे उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, चाहे उसको सिंप्लीफाई ना किया जाए, तो भी उसका कंपैरिजन कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। तो यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर हमने क्या करा था, एक सेम नंबर से डिवाइड दिया था, जो सेम नंबर से डिवीजन जा रहा था, इसलिए हमने डिवाइड दिया था। तो यहां पे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 9। क्लियर है। और जब एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई, तो हम यहां से हम दो चीजें सीख चुके हैं कि हम किसी भी नंबर का, किसी भी सेम नंबर का डिवाइड दे सकते हैं रेशियो के अंदर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई किया है तो भी जिंक का मान कैसा है, वही कंपैरिजन रहा है। यानी जिंक की वैल्यू कैसी है, कॉपर से आधी है या हाफ है, या फिर एलॉय कैसी है, दोनों को मिलाकर है, या फिर जिंक कैसा है, कॉपर से ज्यादा है, या कॉपर कैसा है, जिंक से कैसा है, ज्यादा है। कुल मिला के जो रियल वैल्यू में कंपैरिजन है, वही रेशियो वैल्यू में, सिंप्लीफाइड रेशियो में, सभी में यही है। तो हम यहां से एक और बात सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉपर जो है 2 यूनिट है और हमारे पास जिंक 1 यूनिट है, तो एलॉय कितनी तैयार होगी हमारी, 3। तो ये तो हमारी छोटे यूनिट में हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर हमें एलॉय को कम से कम
कम से कम 27 kg या 27 यूनिट तैयार करना होगा अगर हमें पीतल, तो हमें किस रेशियो में कॉपर और जिंक को मिलाना होगा। तो आप यहां से बस आपको ये देख लीजिए हमारी एलॉय आपको कितना चाहिए और यहां पर एलॉय कितना है 3 है, तो ये किसका कितना है, ये कितना है आपको पता है, ये 9 टाइम्स है इसका। तो बस हमें उसी तरह से उसी रेशियो में चीजें मिलानी होंगी अगर हमें उसी गुणवत्ता की पीतल चाहिए, वरना गुणवत्ता चेंज हो जाएगी अगर हमने अलग अलग मिला दी इस रेशियो के बगैर। मान लीजिए एक अच्छी गुणवत्ता की 2 रेशियो और 1 रेशियो के मिलाने से बनती है, अगर हमने इस गुणवत्ता को बरकरार रखना है तो इसी रेशियो में चीजें मिलानी होंगी। तो कुल मिला के 18 यूनिट हमें क्या लेना होगा कॉपर और 9 यूनिट क्या लेना होगा जिंक, तब जाके हमारी तैयार होगी 27 यूनिट एलॉय। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हम इसी रेशियो की इसी मीनिंग पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, यानी कि रेशियो के कंपैरिजन पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले है 300 रुपए की राशि को पी की तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, रियल फॉर्म में बोला है तो कंपैरिजन तो हमेशा सेम रहता है, चाहे रियल वैल्यू हो चाहे रेशियो वैल्यू हो। तो यहाँ पर रेशियो वैल्यूज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है क्यू को पी से कितना ज्यादा मिलता है, यानी पी क्यू आर में बांटा गया है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो Q को P से कैसा मिला है, ज्यादा मिला है, तो Q को P से ज्यादा मिला है और यहां पर कैसा है, कम है। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, Q को P से ज्यादा मिला है 30 रुपए। 30 रुपए ज्यादा मिला है वो जो जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है ना, Q को P से ज्यादा मिला है, Q को P से ज्यादा मिला है। तो यहां पर Q को P से ज्यादा नहीं मिला है और यहां पर Q को P से ज्यादा मिला है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर Q को P से ज्यादा मिला, ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर भी नहीं मिला है Q को P से ज्यादा, यहां पर Q को कैसा मिला, कम मिला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे Q को कैसा है, P से कम है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो आगे देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। यहां पर Q को P से ज्यादा मिला है, तो आगे और भी कहा है इसने R को Q से 60 अधिक मिलते हैं, तो यानी R को Q से ज्यादा मिले हैं। तो यहां पर R को Q से ज्यादा नहीं मिले हैं या तो कम मिले हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ही सही है। तो अगर हमें इस मेथड से ना करना हो, कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा निकम्मा होता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पी क्यू आर, उसने जैसा बोला है पी क्यू आर में ये धन बांटा गया है, यानी 300 रुपए बांटे गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्यू को पी से ज्यादा मिलते हैं, क्यू को मिलते हैं पी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं और आर को किससे मिलते हैं, क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं इस लीनियर इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, आप देख रहे हैं क्यू कॉमन है, तो हम क्यू के फॉर्म में ही पूरी इक्वेशन को बना लेंगे। तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, यहां पर पुट कर दीजिए, क्यू ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले पी की वैल्यू पुट करेंगे, अगर पी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू माइनस 30, तो यहां से निकालेंगे पी की वैल्यू होगी क्यू माइनस 30, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्यू माइनस 30, और ये क्यू तो पहले से ही है, यहां पुट कर रहा हूं मैं इस वाली में क्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, क्यू प्लस 60, ये हो जाएगा 300। तो यहां से कितना हुआ क्यू, 3Q, और ये कितना हो जाएगा 30, ये प्लस 30 और उधर जाएगा तो माइनस 30, और माइनस 30 तो कितना 270, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 9 टाइम्स कट जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब मैंने 27 को काटा है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 90। तो Q की वैल्यू कितनी आई है, 90 है। अब यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 इज 60, तो ये 60, Q की कितनी 90। अब हमें R की और निकालनी होगी, तभी तो रेशियो क्या नाम है आ पाएगा। आगे देखते हैं R की कितनी होगी, बस Q की वैल्यू रख दीजिए। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 150, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देख लीजिए 3 से कट रहा है, 3 5 जो 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 2 3 5 क्लियर है, हमारा मैच कर गया है हमारा आंसर 2 3 5। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे, कंपैरिजन मेथड, और हमने ये सीधा बाई ऑप्शन किया है वैसे, और इसे उसके बाद हमने इसे कन्वेंशनल मेथड में भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ठीक ऐसा ही है, तो मैं इसे कन्वेंशनल मेथड से नहीं करने वाला, कंपैरिजन मेथड से करूंगा। कंपैरिजन मेथड जल्दी सॉल्व कर देगा इसको, कन्वेंशनल मेथड तो हमने पीछे किया ही है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए को बी से 7 ज्यादा मिलते हैं,
ए को बी से क्या मिलते हैं, 7 ज्यादा मिलते हैं। तो ए को ज्यादा मिलते हैं ना, तो ए को यहां पर ज्यादा मिल रहे हैं बी से, ए को यहां पे कम मिल रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ए को यहां ज्यादा मिल रहे हैं, ए को यहां ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन उसने और दे रखी है, बी को सी से 8 ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 8 ज्यादा मिलते हैं, तो यहां पर मिल रहे हैं ज्यादा, जरूरी नहीं 8 ज्यादा मिलने, कंपेरिजन क्या है, तो यहां पर बी को सी से ज्यादा मिलते हैं या बी को सी से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहा है, बी को सी से ज्यादा मिलते हैं, बी को यहां ज्यादा कहां मिल रहे हैं, यहाँ तो 9 मिल रहे हैं और सी को कितने 18, तो बी को ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सबसे अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियोज के कितने टाइप्स हैं, रेशियोज के यहाँ मैंने 2 ही टाइप इंट्रोड्यूस किए हैं, वैसे एग्जाम में इसके टाइप्स और भी होते हैं, एग्जाम में अभी तक यही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यही पूछे गए हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे गए। तो टाइप्स ऑफ रेशियो है इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो भी होता है, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, वो अभी तक एग्जाम में नहीं है तो उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनवर्स रेशियो क्या है। जैसे मान लीजिए 2:3 है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही इसका इनवर्स रेशियो होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 के नीचे ऑलवेज क्या होता है 1, जरूरी नहीं 2 के नीचे, हर नंबर जो है 1 से 2 डिविजन ऑलवेज रहता है, तो 1 तो होता ही है, यहाँ पे भी 1, बस इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 1/2 और ये 1/3। क्लियर है, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए A/B जैसे यहां दे रखा है, C = 2, 3 and 4, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा 1/2, 1/A, 1/B। इनवर्स पूछा है, ये तो उसने दिया है, ये पूछा है, तो 1/2, 1/3 और 1/4, तो ये इसका इनवर्स रेशियो है। तो इस रेशियो को हम ये नंबर को हम क्या कर लेते हैं, ये रेशियो दे रखा है, इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर किससे डिवाइड चल रहा है, इसका एलसीएम क्या है 2 का, 3 का, 4 का, 12 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा 6, और 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो हमारा जो इनवर्स रेशियो आने वाला है ABC का 1/A, 1/B और 1/C 6, 4, 3। क्लियर है, तो ये इनवर्स रेशियो है, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, उसको व्युत्क्रम कर देना चाहिए। अगर हिंदी में अगर जाने तो इसे हम व्युत्क्रम रेशियो कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पे कंपाउंड रेशियो को अब देख लेते हैं कि कंपाउंड रेशियो क्या है। कंपाउंड का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी 2 रेशियोज को अगर मल्टीप्लाइड कर ले तो क्या होते हैं कंपाउंड रेशियो। जो हमारा जो नया रेशियो निकल कर आएगा, जो रिजल्ट रेशियो आएगा, वो कैसा होगा कंपाउंड रेशियो होगा, जब 2 रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये ध्यान रहे कि रेशियोज में जो टर्म होते हैं, जो अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से होगा सेकेंड रेशियो का, यानी कि यहाँ पर A/B कितना है 4, 5 और CD कितना है 4, 3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 4 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर इन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है तो AC कितना आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा, एक मिनट, AC और BD, तो AC आ जाएगा 4, 4 का 16 और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से दूसरे वाले रेशियो में, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या होगा कंपाउंड रेशियो में 16/15। क्लियर है, तो इस पे बेस्ड आगे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियोज, तो ये कुछ रेशियोज दे रखे हैं, उनका पहले इनवर्स पूछा है द इनवर्स रेशियो। क्लियर, उसके बाद बोला है कि कंपाउंड, तो इनका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। जब हम इन्हें रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा YZ X चेंज हो जाएंगे ना, और ये हो जाएंगे ZXY और ये कितना हो जाएगा XYZ। मैंने रेसिप्रोकल किए हैं और कुछ नहीं किया है। तो आप देख लेते हैं उसके, ये इनवर्स रेशियो है, कौन सा रेशियो है, इनवर्स रेशियो है, इनवर्स। क्लियर है, ये इनवर्स रेशियो है। जब हम इसको, उन्होंने कंपाउंड रेशियो और पूछा है इसके बाद, मतलब इसी का कंपाउंड पूछा है, और जब कंपाउंड होगा तो हमें सभी रेशियो का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से ही होगा और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से। तो यहाँ पर इस टर्म का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² y² और z² हमें यहाँ पे मिलने वाला है, और जब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो XYZ। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर XYZ की पावर 2 है और यहाँ पर XY की 1, तो यहाँ से कट जाएगा। क्लियर है, तो ये XYZ रेशियो 1, तो हमारा आंसर आ गया XYZ 1। क्लियर है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियोज की क्या प्रॉपर्टी है उसको समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ, ये 3 रेशियोज हैं, वो इक्वल है। मैंने मान लिया कि ये 3 रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कंपेंडो वाली, यानी योग अनुपात। योग अनुपात का मतलब योग, पहले योग, उसकी मतलब हमें क्या करना है, इसमें योग करना है, एडिशन करना है, सम करना है। जैसे अंश को हर में जोड़ना है, या फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ना है। ए अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी और ई प्लस एफ अपॉन एफ। यानी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये बात प्रूफ कर लेते हैं ये ऐसा ट्रू है या नहीं। जैसे मान लीजिए 1/2, 2/4 और 3/6, ये 3 रेशियोज हैं जो इक्वल हैं। अगर हम उसके साथ ये कंपेंडो वाली कंडीशन लगाएं तो ये ट्रू है या नहीं, इस बात को प्रूफ करते हैं। तो हमें यानी अंश में हर को जोड़ना है, तो 3/2 ये हो जाएगा 6/4 और ये हो जाएगा 9/6। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 और ये 3/2। क्लियर है? तो इसका मतलब 3 रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमारी ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होगी। आगे देखते हैं डिविडेंडो। यानी अंतर अनुपात। और यहां पर क्या करना है, जैसा कि नाम से क्लियर है, यहां पर हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। यानी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएंगे, a माइनस बी, सी माइनस डी अपॉन डी और ई माइनस एफ अपॉन एफ। ये बात ट्रू है कि नहीं, इस बात को भी अच्छे से प्रूव कर लेते हैं। तो -1/2, यहां देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अंश में से हर को घटा रहा हूं। तो यहां पर -2/4, ये -3/6। तो आप देख रहे हैं ये कॉमन चीजें कट जाएंगी, और अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1/2 कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये कंडीशन भी कैसी है, ट्रू है। आगे और समझ लेते हैं इसकी और क्या कंडीशंस हैं। अगली कंडीशन है इसकी अल्टरनेंडो। इसका हिंदी में कोई नेम नहीं है, अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे a/b, c/d। अल्टरनेंडो का मतलब है प्लेस इंटरचेंज। इसका मतलब है प्लेस इंटरचेंज करते हैं इसमें, तो इसमें रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहां b की प्लेस जो है चेंज कर रहे हैं, एक मिनट, जैसे b की प्लेस c के साथ चेंज कर रहे हैं, तो a/c और b/d। तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन कैसी होती है, ट्रू होती है। इस बात को भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे 2/3, 4/6। अगर मैं 3 को 4 के साथ इंटरचेंज करूं तो ये हो जाएगा 2/4 और 3/6। तो ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और ये भी 1/2। यानी ये कंडीशन भी कैसी है, ट्रू है। तो अल्टरनेंडो भी हमारी कंडीशन कैसी है, ट्रू है। अगली कंडीशन है हमारी, ये तीसरी कंडीशन है, ये चौथी, और हमने पहले ये वाली पढ़ी थी, दूसरी ये। तो चौथी कंडीशन क्या है, इन्वर्टेंडो। ये इन्वर्टेंडो क्या है, इसका भी हिंदी में कोई खास नेम नहीं है ही नहीं। तो हम इसे समझ लीजिए, जैसे मान लो a/b और c/d है, तो कंडीशन क्या बनेगी। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो की कंडीशन है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल इन्वर्स कर सकते हैं, यानी b/a और d/c। तो भी ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होगी। इस बात को भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे मान लो 2/3, 4/6, यानी 3 अंश को हर में, हर को अंश में चेंज कर रहे हैं, तो 3/2, 6/4। तो भी ये कैसा होगा, ट्रू होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3/2, तो ये कैसी कंडीशन है, ट्रू है। तो हमारी यहाँ पर 4 कंडीशन हमने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं। आगे और भी कंडीशन है, उन्हें भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कंपेंडो है, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। आगे हमारी कंडीशन है सम रूल। मान लीजिए कि 3 रेशियोज इक्वल है, a/b,
C अपॉन D और E अपॉन F। तो सम रूल ये कहता है कि हम अंश से अंश में ऑपरेशन लगाएं, यानी ये वाले प्लस और माइनस के दो ऑपरेशन लगाएं, इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन लगाएं। सम रूल का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे हम सम रूल ही लगा रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं, यानी कि अंश से अंश को जोड़ रहे हैं। तो a प्लस सी प्लस ई, तो वही चीज हम नीचे भी करेंगे, यानी अगर हमने प्लस का ऑपरेशन लिया तो नीचे भी प्लस का ही ऑपरेशन लेंगे। अगर ऊपर अंश में हमने प्लस का ऑपरेशन लिया है तो नीचे भी हम यानी हर में भी प्लस का ही ऑपरेशन लेंगे। तो b प्लस डी और प्लस f, तो ये इक्वल होगा इन सभी के। ये कंडीशन एकदम ट्रू है, ये सभी के इक्वल होगा, यानी ये रेशियो अभी भी इक्वल ही रहेगा अगर हम सभी अंशों को जोड़ दें और सभी हर को जोड़ दें। तो ये सम रूल कहलाता है, तब भी ये इसी रेशियो के इक्वल होगा जो प्रीवियस रेशियो है। पहले वाले जो रेशियोज हैं वो सभी इक्वल हैं, तो इसी के इक्वल आता है। वही चीज हम यहाँ इसमें ये भी कर सकते हैं कि a अपॉन बी और c अपॉन डी और e अपॉन f है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस सी और माइनस e, तो b माइनस डी माइनस f, यानी हम यहाँ पे माइनस वाले भी रूल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो ऑपरेशन ऊपर लगाया वही ऑपरेशन नीचे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एडिशन वाला है तो नीचे भी एडिशन ही लगाया है, ऊपर जहां पर माइनस वाला लगाया है तो नीचे भी कौन सा लगाया है, माइनस का। ध्यान रहे सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन क्या होगी, a अपॉन बी के इक्वल होगी और c अपॉन डी के और e अपॉन f के, तो भी ये इक्वल होगा। ये दोनों कंडीशन ट्रू है। इसको देख लेते हैं ये वास्तव में ट्रू है या नहीं। जैसे मान लो कि 1/2 और 2/4 और यहां पर हम ले लेते हैं 3/6। तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अंश को जोड़ा था, पहली इस वाली को पढ़ रहे हैं, तो सभी को जोड़ने से क्या होगा 6 होगा, और यहाँ पर सभी को जोड़ने से क्या होगा 12 होगा। तो कितना आ जाएगा 1/2, और सभी कैसे हैं सिंप्लीफाई करने पर 1/2 ही है। देखो तो अभी भी सब कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जब सबको ऐड किया तो कितना है 6, और जब नीचे सबको ऐड किया तो कितना है 12। तो अब सब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और सभी क्या है 1/2, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। यानी 1/2 इक्वल हो जाएगा 2/4 के, और 3/6 इक्वल होगा, और ये 1/2 यानी कि ये भी इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर एडिशन करेंगे तो 6/12 आएगा, ये भी इक्वल होगा। तो हमारी ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। तो ये है इसका सम रूल। आगे पढ़ लेते हैं। आगे है इसका पावर रूल। पावर रूल क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी, e अपॉन f, तीन रेशियोज कैसे हैं, इक्वल है। यहाँ पावर रूल है, जैसा नाम है ठीक वैसे ही यहाँ पे हम इसके साथ कंडीशन भी लगाने वाले हैं। जैसे a की पावर बढ़ा दी हमने स्क्वायर में, वही चीज हमने नीचे भी कर दी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर f स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हमने ऑपरेशन लगाया है प्लस का और पावर चढ़ाई है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पावर पे ही डिपेंड करेगी, इनमें से किसी भी एक के पावर पर, a अपॉन बी के होल पावर पर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं c अपॉन डी के होल पावर पर, या e अपॉन f के होल पावर पर। यानी हमें बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है पावर रूल में कि जो भी कंडीशन ऊपर है वही कंडीशन हमें, यानी जो ऑपरेशन हमने ऊपर लगाया है वही ऑपरेशन नीचे होगा बस। यानी कि पावर रूल में ये कंडीशन है कि जो वैल्यू, अगर इनका सबका पावर है तो आंसर भी पावर पे ही डिपेंड करेगा। या मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आए NA स्क्वायर अपॉन NB स्क्वायर, यानी कि देखो ऊपर जो कंडीशन है वही नीचे कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हम जैसे मान लो माइनस कर दिया, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर एम सी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, और यहाँ पर के ई स्क्वायर माइनस के एफ स्क्वायर, या स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्यू भी लगा सकते हैं। पावर की बात हो रही है तो पावर यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे 3 कर दी, यहाँ पे 3। तो अब इसका आंसर भी पावर पे ही डिपेंड करने वाला है। पावर रूल का मतलब ही यही है, पावर पे ही डिपेंड करेगा।
तो इसका आंसर या तो ए अपॉन बी के क्यूब के बराबर होगा या फिर हम कह सकते हैं सी अपॉन डी के क्यूब के बराबर होगा, इनमें से किसी एक के बराबर। यहां पर इस कॉफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, इन कॉफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता, बशर्ते आपको बस ये ध्यान रहे कि जो ऑपरेशन ऊपर लगा है वही ऑपरेशन यही नीचे भी वही होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी n से ही है, ऊपर माइनस m से मल्टीप्लाई है तो नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई है। तब तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्या होता है, बस डिपेंड आंसर किस पे करता है, पावर पे डिपेंड करता है। जो भी आपकी रेशियो की पावर होगी आंसर भी उसी पावर में आने वाला है, किसी भी एक के बराबर होगा, किसी भी एक के बराबर होगा, किसी भी एक के पावर के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये है इसका पावर। तो इससे रिलेटेड, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है उनमें से प्रत्येक किसके बराबर होगा, तो ये 3 रेशियोज इक्वल दे रखे हैं। तो यहां पर हम कंडीशन देख रखे हैं, अगर इन्होंने सेम कंडीशन लगाई होगी, जो ऊपर लगी है वही नीचे, तो वो इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a अपॉन बी है, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ -1, यहाँ पे -5, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि सेम कंडीशंस नहीं लगाई है। यहाँ पर +1, यहाँ +1, यहाँ -3, यहाँ -1, तो ये इक्वल नहीं हो सकता कि सेम कंडीशन होनी चाहिए। जब रेशियोज इक्वल होंगे तो कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर +3 और यहाँ पर +1 ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आखिरी आंसर क्या होगा, यही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ +1 ये +a है और नीचे कितना है +b और यहाँ पर कितना है +3 और +3 और -5, तो यही इक्वल होगा, इसके अलावा और कोई नहीं आंसर हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If 4a plus 7b, 4c minus 7d equal to 4a minus 7b, 4c plus 7d, then which one of the following is correct? पूछ रहा है कि कौन सा वाला सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, हमें यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ये वाला टर्म जो है इसके साथ मैच हो रहा है और ये वाला टर्म इसके साथ मैच हो रहा है। तो हम इसे सही कर ले रहे हैं पहले। 4a plus 7b अपॉन 4c plus 7d इक्वल टू 4a minus 7b अपॉन 4c minus 7d। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसके नीचे अपॉन में लिखा है और इसको इसके नीचे अपॉन में लिखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऑपरेशन ऊपर है वही ऑपरेशन नीचे। तो इन्होंने प्लस किया है तो नीचे भी प्लस है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, +7 अपॉन +7 और ऐसे ही यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी इक्वल होगा किसके, a अपॉन सी के, या फिर हम कह सकते हैं b अपॉन डी के। मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, जो कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, ठीक मैं वही कह रहा हूं। तो ये हो जाएगा b अपॉन डी, तो इसके इक्वल आएगा। तो जरा देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है। तो ये तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करना, ये तो ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं a अपॉन बी, यहाँ पर क्या a अपॉन सी, तो आगे फिर d अपॉन सी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं a अपॉन डी, तो a अपॉन डी ये नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन इससे जरा देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। a अपॉन बी, a अपॉन सी है हमारा, b नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे एक अल्टरनेंडो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो इससे क्लियरली मैच हो रहा है कि a अपॉन सी और b अपॉन डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ पे ये मैच हो जाएगा अगर अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा दें। हमें पता है अल्टरनेट प्रॉपर्टी भी कैसी है, ट्रू है। अगर इनको क्रॉस फॉर्म में अगर इंटरचेंज कर दें, इसे अल्टरनेट प्रॉपर्टी कहते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू 1:6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पावर। हमें देखो यहां से ही a अपॉन b, a² और b² एंड cd है तो c² और d²। पावर रूल के फॉर्म में पूछ रहा है हमसे, हमें इसका पावर रूल पता है। अगर 2 रेशियोज इक्वल हो या 3 रेशियोज इक्वल हो तो उसका पावर पूछे, तो सीधी सी बात है, पावर फॉर्म में पूछा है तो इसका जो आंसर होगा वो पावर के होल फॉर्म में होगा। यानी कि 1/6 का होल पावर कितना होगा, यहाँ पे जो 2 पूछा है तो वही इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1/36। ऐसा हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, यहाँ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d e अपॉन f 1/2 देन 3a प्लस 5c। ऐसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 3a और यहाँ पे कितना 3b। तो a अपॉन b दे रखा है, c अपॉन d और सभी इक्वल हैं। जो ऑपरेशन ऊपर है वही ऑपरेशन नीचे है। a 3a है, यहाँ पे 3b है, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे 5 से किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, एकदम सेम है। तो
ये भी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये ओवरऑल 1/2 के ही बराबर होगी, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वही जो a/b और c/d दे रखे हैं उनका बस एडिशन दे दिया है न्यूमरेटर का ऐड करके, और सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया है। जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर तो ठीक वही रहना है। तो 1/2 है, तो ये फिर से इसी के इक्वल आएगा, तो 1/2। ऐसा हमने प्रॉपर्टी में समझाया है, ऐसा क्यों होता है। If P/Q R/S T/U of 5/2, then find out the value of APQ upon AQQ and BRQ। यहां पर आप देख रहे हैं सीधा सीधा दे रखा है P/Q, तो P/Q और सेम नंबर A से मल्टीप्लाई किया गया है, R/S T/U और सेम नंबर C से मल्टीप्लाई किया है -B से। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉफिशिएंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल सिर्फ पावर पे ही डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पावर पे, इसकी क्यू पावर पर 5/2 के होल क्यू पर। तो मेरे ख्याल से क्या आएगा 125/8, और जब इसको डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा 15.625। तो हमारा आंसर होगा ये। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if A/B and equal to C/D, then MA plus NC/MB plus ND is not equal to। तो पूछ रहा है कि किसके बराबर नहीं है, तो हमें यहां से किसी 3 के बराबर होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसा हमें देखना है किसके बराबर होगा। तो देखो 2 रेशियो इक्वल दे रखे हैं, वही ऑपरेशन फिर से इन्होंने पूछ लिया A/B, देखो A/B और C/D, तो C/D। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही कोफिशिएंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा फिर से वही आ जाएगा A/B, यानी कि MA प्लस NC बराबर होगा MB प्लस ND, इक्वल हो जाएगा A/B के, और C/D के भी इक्वल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी इसके बराबर रहेगा, यानी A प्लस C और B प्लस D। और अगर इनको माइनस कर दें, ये इन्होंने किया C-A और B-D, तो B-D, तो यहां पर देखो ये इक्वल होगा अगर हम इसको माइनस कर दे A-C और B-D। लेकिन इन्होंने क्या किया है, C को C/B रखा है, C/B, जबकि रखना क्या चाहिए था C/D। आप देख रहे हो C/D, यानी C को यहां पे A/B जो है माइनस में हो, A/B या C/D इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है C-B। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन जो है ये सभी ट्रू है, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे तो A-C/B-D होगा, जो कि ये बिल्कुल भी मैच नहीं है। A-B इन्होंने क्या लिखा है C-A, और इसको क्या लिखा है B-D लिखा है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। If A-B ratio B-C ratio C-D 1:2:3, then what is the value of A plus D और C। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और C-D की वैल्यू कितनी है 3 है। और यहाँ पे ये भी ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट में 3 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 + 2 = 3 होगा, यानी ये बात भी कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू क्या होगी A-B होगी, और 2 की वैल्यू क्या होगी B-C होगी, और 3 की वैल्यू क्या होगी C-D होगी। तो ये कट जाएंगे, अपोजिट साइन है, और ये हो जाएगा C उधर जाएगा तो 2C हो जाएगा, और D इधर आएगा तो A + D, और ये कितना हो जाएगा 2C। लेकिन हमसे पूछा क्या A+D/C, तो C को अपॉन में ले लेंगे, A+D/C = 2/1। तो हमारा आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, अभी पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3 + 4 को ऐड करें तो रिजल्ट में 7 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 + 4 = 7, यानी 3 की वैल्यू क्या होगी x - 2y + 8z, और 4 की क्या होगी y - 3z। मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से आप देख रहे हो 4 की क्या है ये, और 3 की क्या है ये है।
तो -3z प्लस 4w इक्वल टू 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8z माइनस 3z तो 5z और यहाँ पे 5z प्लस का है तो ये कट जाएंगे सिंप्लीफाई में, क्लियर है। और यहाँ पर कितना होगा, माइनस का y आएगा इन दोनों का, ठीक है, ये x होगा और ये कितना होगा 4w। आगे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में क्या मिल रहा है 4x माइनस 7w, क्लियर है। w के पास तो ये कितना होगा 11w, ये 4x x से माइनस हो जाएगा तो ओनली कितना बचेगा 3x और y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमें पूछा क्या गया है 6x प्लस 2y, यहां से 2 कॉमन ले लें तो 3x प्लस y, क्लियर है। और माइनस 17w अपॉन w पूछा गया है हमसे, तो इसकी वैल्यू क्या है 11w, यहाँ पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो 2 यहाँ कितना 11w माइनस 17w अपॉन w, ये कितना हो जाएगा 22w माइनस 17w अपॉन w, तो कितना बचा 5w अपॉन w, क्लियर है। ये w से w कटा तो कितना है आंसर 5, करेक्ट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओके z अपॉन एक्स माइनस 2y और 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, अगर ये 3 रेशियो इक्वल है तो हमें ये बताइए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी अंश को अंश में जोड़ दें तो हमें साफ दिख रहा है कि z हो जाएगा 3z, क्लियर है, और x हो जाएगा 3x। और जब हमने जो ऑपरेशन ऊपर लगाया वही ऑपरेशन हम नीचे भी लगाते हैं, हमने ऐसा प्रॉपर्टी में पढ़ा है रेशियो की में, क्लियर है। तो ये तीनों को ऐड कर दें तो कितना होगा, ये 2y तो कैंसिल होने वाला है तो x प्लस जेड ही आने वाला है। अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई सॉरी z प्लस एक्स अपॉन z प्लस एक्स, ये कटने वाले हैं तो यहाँ पे कितना है, इसका मतलब इनकी जो वैल्यू है इन सभी की वैल्यू कितने के बराबर है 3/1 के, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी 3/1 के। तो यहां से हम एक बात सीधा सिंप्लीफाई होकर हमें ये मिल रहा है देखने को कि ये तो 2x अपॉन जेड इक्वल टू 3/1, तो यहां से मिल जाएगा हमें, तो x अपॉन जेड कितना हो जाएगा 3/2, यानी x की वैल्यू कितनी 3 और z की कितनी 2। तो अब यहां से हम निकाल दे रहे हैं 2z प्लस x, तो अब यहां से वैल्यू रख दीजिए सिर्फ 2z अपॉन, हम इन दोनों पोर्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्लियर है। मैं आपको हाईलाइट कर दूं ये दोनों पोर्शंस ये वाले, तो हम यहां से लिख सकते हैं 2z प्लस एक्स अपॉन 2y इक्वल टू कितना 3/1। तो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं x की कितनी 3 और z की कितनी 2, तो ये हो जाएगा 4 और x कितना है 3 है अपॉन 2y 3/1, ये हो जाएगा 7/2y 3/1, तो y की वैल्यू क्या होगी 7/6। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, तीनों वैल्यू है x और y z की, तो यहां से रख दीजिए x और y z की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, यहां से x की वैल्यू, और z की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू कितनी है 7/6 और y की वैल्यू कितनी है, y की तो 7/6 है लेकिन z की कितनी है 2 है, z की कितनी 2 है। जैसे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 7/6/2, ये हो जाएगा 37/6 और ये 2। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो 37/12, तो हमारा ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है 37/12, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 37/12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आगे पूछा है कि ओके a अपॉन बी प्लस सी और b अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो देखो ठीक वैसे ही क्वेश्चन एक और यहाँ पर दे रखा है कि रेशियोज 3 रेशियोज आर इक्वल है, तो अब बताइए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर हम यहाँ पे देखो एक ऑपरेशन लगाएं, तीनों को एक साथ ऐड कर दें, यानी कि अंश को अंश में ऐड कर दें, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो हमें क्या मिलेगा
a प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या मिलेगा हमें, मिलेगा देखो यहाँ पे b डबल है और a भी डबल है, c भी डबल है, तो डबल डबल मिलेंगे सभी, a प्लस बी प्लस सी। तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो किसकी ट्रू होगी, 1/2 के। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक भिन्न 1/2 या 1 के बराबर है, तो हमें यहाँ तो 1 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। प्रत्येक भिन्न 1/2 या -1 के बराबर है, तो ये भी नहीं है। -1 के बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 1/2 के बराबर है, हाँ, तो ये ऑप्शन के बराबर है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बात और है, ये जब भी सिंप्लीफाई हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये सभी किसके बराबर होगा, 1/2 के। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने एक और कंडीशन दी है, जो कि इन्होंने हमसे ये बात तो नहीं बोला है कि ये इक्वल नहीं है 0 के। तो ये तो अगर 0 के इक्वल हुआ तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 0, तो क्या आ जाएगा 0/0। तो ऐसी सिचुएशन में -1/2 तो यहाँ पे आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कंडीशन ही नहीं दी है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं होगा तभी ये पॉसिबल है, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, लेकिन ये 0 तो नहीं दिया है। तो इसमें एक और आंसर पॉसिबल है, हम यहाँ देख सकते हैं। अगर ये 0 होगा, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस, तो b प्लस सी कितना होगा, a, b प्लस सी माइनस a हो जाएगा। अगर a को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं b प्लस सी की जगह पे -a पुट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं b की जगह -b, और यहाँ पे a प्लस बी की जगह कितना रख सकते हैं, -c। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे दो आंसर बन रहे हैं, यानी एक कंडीशन अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो, या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन कंफर्म नहीं किया उन्होंने कि क्या है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वल टू 0 के इक्वल मान ले तो ये 1/2 कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी ये वैल्यू तो नहीं हो सकती। यानी तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है अकॉर्डिंग टू 2 कंडीशंस, तो 1/2 और -1। क्लियर है। तो यहां से आंसर हमारा क्या होने वाला है, एक्चुअल में ये आंसर नहीं होने वाला है, हमारा आंसर होगा 1/2 और या फिर -1 के बराबर। क्लियर है। तो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये इस पार्ट का एंड होता है, ये पार्ट यहीं तक है। तो अब हम बाकी चीजें अगले पार्ट्स में सीखेंगे।